तो ये था सर्टिन के बारे में। अनफॉर्चुनेटली अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि इसी सर्टिन पे ही अटैक हो गया है और इसका जो वेबसाइट है वो खत्म हो गया, मतलब उसके अटैक्स मलिशियस अटैक हुआ है 2 दिन पहले इसी सर्टिन पे ही। तो अगर आपने न्यूज़ सुना होगा तो ये बाकी लोगों को एडवाइजरी जारी करती है, इन्हीं के ऊपर अटैक हो गया है और वो पूरा मतलब कंप्रोमाइज हो गया इनका वेबसाइट जो था। अब अगला है एल्यूसिड, सॉरी यूक्लिड, है ना। यूक्लिड क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये एक टेलीस्कोप है, ठीक है, ये टेलीस्कोप है। इसका काम क्या है, ये सीक्रेट ऑफ डार्क यूनिवर्स, आप जितना ब्रह्मांड जानते हो, जितना यूनिवर्स जानते हो, उसका जितना परसेंट आपको दिखता है उसका 95% आपको दिखता नहीं है। मतलब जितना आपका दिख रहा है वो 5% ही है, और जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो 95% होता है। 95% रिमेनिंग जो आपको दिखता नहीं है, और उसी को सर्च करने के लिए उसी को डार्क यूनिवर्स बोल रहा है जो कि आपको विजिबली दिखता नहीं है, उसके लिए एक टेलीस्कोप यूज किया गया है। अब टेलीस्कोप से कैसे दिख जाएगा? एक्चुअली टेलीस्कोप एज सच वो देखने का काम ना करके वो ये काम करता है कि उसके जो इफेक्ट्स हैं, जिसके कारण, जैसे अगर कोई चीज प्रेजेंट है तो उसका कुछ इफेक्ट होगा। जैसे सपोज कोई ह्यूमन नहीं दिखता है, यहाँ पे आदमी कोई नहीं दिख रहा है, पर उसका बॉडी का हीट तो फील होता है ना, उसके बॉडी का मूवमेंट या आवाज होती है। तो अगर कोई चीजें नहीं दिख रही है तो उसके कुछ वेव्स होते हैं, कुछ चीजें होती है जिसके थ्रू अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डार्क यूनिवर्स के साथ भी ऐसा ही है। बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे हैं, कुछ ब्लैक होल हैं, कुछ डार्क मैटर्स हैं, डार्क एनर्जी है, वो हमको दिखते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि काला जादू वाला चीज है, वो नहीं है। ये एक्चुअली एडवांस फिजिक्स में ये देखा जा रहा है कि यूनिवर्स का जो वेट है जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा यूनिवर्स का वेट है ना। और उसका मेजर रीजन है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, इसी की चीज पे ना सारा चीज काम कर रहा है आजकल, सारा फिजिक्स इसी पे काम कर रहा है, मेनली एस्ट्रोफिजिक्स इसी पे काम कर रहा है। उनका पर्पस ये है कि किसी भी, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पे वेट, इसका वेट क्यों है, तो वो ये बोलते हैं इसके साथ एक डार्क मैटर अटैच्ड है और इसके कारण से इसका वेट है। जब डार्क मैटर इसका डिटैच हो जाएगा तो इसका वेट खत्म हो जाएगा। तो इनका पर्पस यही है कि डार्क मैटर होता है, वो किसी के साथ असाइंड हो जाता है तो उसका वेट होता है, उसके साथ नहीं रहता तो उसका वेट खत्म हो जाता है। इसको हम लोगों ने प्रूफ भी किया है, एक्चुअल में ऐसा चीजें हैं। तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भी ऐसे ही होता है, क्योंकि देखो कई जगह हमारे यूनिवर्स में ऐसे हैं जहां पे फिजिक्स के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं। नवनीत, आपने एडमिट कर दिया ना जो भी आए हैं? यस सर। ओके। तो कई जगह पे फिजिक्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाते, जैसे ब्लैक होल, वहां पे फिजिक्स के लॉज एप्लीकेबल नहीं हो पाते। सर यस। सर लेकिन डार्क मैटर का तो कोई मास नहीं होता, क्योंकि वो तो एक तरह से लाइट का एब्सेंस है। नहीं नहीं, डार्क मैटर का मास होता है, बता रहा हूँ उसको। जैसे क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था यूरोपियन रिसर्च सन में, सेंटर फॉर यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च समथिंग है ना, सन नाम बोल रहा हूँ उसका, एब्रीवेशन में CERN है। तो वहां पे क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, वहां पे क्या किए, दो न्यूट्रिनो को ऐसे टकराया। टकराने से क्या हुआ कि वो छोटे छोटे पार्ट में टूट गए, है ना, कुछ कुछ मैटर बना, कुछ एनर्जी बना। तो जितना मैटर है जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, उस एनर्जी का मास लिया गया। एनर्जी का मास मतलब अगर वो मैटर रहता तो कितना मास होता, और मास को देखा गया, ये दोनों का मास को कैलकुलेट किया गया, तो वो ओरिजिनल मास से कम था। मतलब जैसे क्या है, मैं इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, तो इसका दोनों पार्ट का अगर मैं वेट जोड़ूं तो इसके बराबर होना चाहिए, इसका ओरिजिनल वेट के बराबर होना चाहिए। तो जब न्यूट्रिनो को ऐसे स्ट्राइक किए थे तो क्या हुआ कि अ, उसका जो टूटा वाला पोर्शन था उसको सबका वेट जोड़ा गया, तो उसका वेट ओरिजिनल वेट से कम मिला। तो क्या हुआ, किस कारण से वेट कम मिला, तो उसके साथ कुछ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी डिटैच हो गई। उसी के लिए हम लोग ने 32 किलोमीटर रेडियस का एक सन का एक्सपेरिमेंट किया था। तो इससे ये क्लियर हो गया इस एक्सपेरिमेंट से कि कुछ मासेस जो होते हैं वो कुछ एनर्जी के फॉर्म में या डार्क मैटर के फॉर्म में रह जाते हैं, और वही यस ब्लैक सर होल भी सर। क्रिएट। यस। यस सर, गॉट इट सर। इसी बेस पे सर वो भी हुआ था ना, गॉड पार्टिकल का एक्सपेरिमेंटेशन। यस, ये तो है। गॉड पार्टिकल एक्चुअल में क्या है, वो जो पार्टिकल जो बचते हैं वो गॉड पार्टिकल है, जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, पर इन रियलिटी वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना।
तो यस। यही चीज था। तो इसलिए क्या है, ये जो डार्क मैटर या डार्क एनर्जी, इसके लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ना, वो तो यूरोपियन रिसर्च सेंटर था वो, और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। जैसे जापान का जक्सा है, रशिया का सुने होंगे, रशिया का क्या था ना, कुछ निक करके कुछ है वो। तो हर एक कंट्री का अलग अलग है, नासा जो यूएस का है। तो ऐसी हर का स्पेस एजेंसी है, जिसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है वो भी। तो वो क्या कर रहा है, इसी पे काम कर रहा है, और उस टेलीस्कोप से उसने कई चीज फाइंडिंग किया। जैसे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे है तो उसका ग्रेविटी तो होगा, है ना, क्योंकि बड़ा ऑब्जेक्ट है तो ग्रेविटी होगा। तो ग्रेविटी का स्टडी करेगा, है ना, और बाकी चीजों का प्रॉपर्टी देखेगा, उससे ये आइडेंटिफाई करेगा कि वहां पे डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। इस टेलीस्कोप को भी लैग्रांज पॉइंट पे डाला गया। आपको याद होगा, हम लोग आदित्य को भी भेजे थे ना, आदित्य L1 करके, तो उसको लैग्रांज पॉइंट 1 पे डाला गया था। इसको लैग्रांज पॉइंट 2 पे डाला गया। लैग्रांज पॉइंट वो होता है जहां पे ग्रेविटी सन और अर्थ का बैलेंस हो जाता है, जहां पे उसको बहुत ज्यादा वो अनस्टेबल नहीं रहता, वो स्टेबल पॉइंट होता है ना। तो लैग्रांज पॉइंट पे ही हम लोगों ने आदित्य L1 को डाला है। तो वहीं पे इसको L2 को यहाँ पे डाला गया है। और इसका पर्पस यही है कि ये जो यूनिवर्स इवॉल्व हुआ है, तो इवॉल्व होने के साथ जो डार्क यूनिवर्स बना है, उसके बारे में चीजों को आइडेंटिफाई करना। तो इससे रिलेटेड यही चीज है जो कि हम लोग को समझना था। एज सच ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है, तो एज सच हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हमारे लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि देयर इज समथिंग जो कि जिस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है, और उसका नाम है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। इस पे रिसर्च हो रहा है, पर्टिकुलरली सेल्फ लिंक यूनिवर्स में है, क्योंकि अभी अभी पीटर हिग्स की डेथ हुई, जो कि सबसे प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे इसी फील्ड के। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सके। तो एज सच प्री एंड मेंस दोनों के हिसाब से आई विल फील कि इस टेलीस्कोप से तो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई विल गिव 3 आउट ऑफ 10 प्री एंड मेंस दोनों के हिसाब से। बट ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो कंटेक्स्ट है, टॉपिक नहीं बोलना चाहिए, कंटेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगला है सोलर जियो इंजीनियरिंग, है ना। ये जो टॉपिक है, नाम से लग रहा है सोलर जियो इंजीनियरिंग। अब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग तो हो रहा है, हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी कम नहीं कर पा रहे, पोल्यूशन भी बहुत हाई लेवल का है। तो क्या किया जाए जिससे इमिडिएटली इमिडिएटली आपको आपका अर्थ है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो क्या है, अगर हम किसी तरीके से सन का एनर्जी को ही ब्लॉक कर दें, तो इससे ये होगा कि हमारा एग्जिस्टिंग एनर्जी तो इतना है कि मतलब अभी इतना टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कि जिसके कारण से ऑलरेडी बहुत सारे साइक्लोन्स, फ्लड, ये सब सिचुएशन आ जा रहे हैं। अब क्या है, अगर हम लोग किसी तरीके से सन की एनर्जी को ब्लॉक करें, तो उसको जिस तरीके से ब्लॉक किया जाता है उसको जियो इंजीनियरिंग तरीका बोल रहे हैं, मतलब टेक्निकल तरीके से सन की एनर्जी को ब्लॉक करना। अब सन का एनर्जी को कैसे ब्लॉक किया जाए, तो 3-4 तरीके हैं। इसमें जो तरीका सजेस्ट किया गया है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसका नाम है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। नाम से लग रहा है सोलर का रेडिएशन का मैनेजमेंट, सूर्य की विकिरण का प्रबंधन, है ना, इसका नाम है। अब उसके लिए क्या किया जाए, तो इस लोगों ने क्या किया, आपको ये दिख रहा होगा। जैसे क्या है, अ, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें जायंट मिरर डाला जाए, बड़े बड़े मिरर को डाला जाए। अब वो मिरर कैसे होंगे, क्या टाइप के होंगे, तो मिरर क्या है, कुछ नहीं, वो कुछ ऐसे पार्टिकल्स को थ्रो किया जाएगा एटमॉस्फेयर में जो रिफ्लेक्शन ज्यादा करता है सनलाइट को, है ना। जैसे क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ना सल्फर डाइऑक्साइड को ना अपर एटमॉस्फेयर में छिड़क दिया। तो इससे क्या है, सन का जो रेडिएशन है उसका रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो तो एक तरीका हुआ कि भाई हम एक सोलर मिरर डालें, और उसको कैसे छिड़केंगे, कैसे उसको स्प्रिंकल करेंगे, तो ऐसी एरोप्लेन से जैसे हम लोग आजकल क्लाउड सीडिंग करते हैं, उसी तरीके से हम लोग क्या है वो स्ट्रेटोस्फियर में, हाँ स्ट्रेटोस्फियर में होगा, ये ट्रोपोस्फियर में नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि ट्रोपोस्फियर में करने से क्या नुकसान होगा, क्योंकि वो ना वेदर के साथ, रेनफॉल के साथ वो नीचे गिर जाएगा। तो हम चाहते हैं जहां पे भी बादल होता है उसके ऊपर में अपन डालें। तो हम क्या है बहुत सारे पार्टिकल्स को ऐसे डाल दिए, थ्रो कर दिए। इससे क्या है 1 से 2% सनरेज बाहर निकल जाएगा। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू अपन कर सकते हैं, और अर्थ को रैपिडली अपन कूल कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है जिसको हम लोग बोल रहे हैं मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, एमसीबी जिसको बोलते हैं। मतलब क्या है, ओशन के ऊपर में जो समंदर होता है उसके ऊपर में जो बादल होता है, उसके ऊपर में हम क्या करें, उसके ऊपर में हम उसके क्लाउड में हम कुछ ऐसे पार्टिकल्स डाल दें जो कि अगेन रिफ्लेक्शन ज्यादा करता है। जैसे क्या है, ओशन में आप जानते हैं सॉल्ट ज्यादा होते हैं, नमक ज्यादा होता है, सॉल्ट के क्रिस्टल ज्यादा होते हैं। तो अगर हम सॉल्ट के क्रिस्टल उसके ऊपर के क्लाउड में थ्रो कर दिया, तो सॉल्ट के क्रिस्टल भी रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा करते हैं।
तो इस तरीके से भी ना ओशन के ऊपर में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन करने के लिए हम लोग सॉल्ट डाल सकते हैं। सॉल्ट डालने से दो बेनिफिट होगा, एक तो क्या होगा, क्लाउड से रेनफॉल हो जाएगा, है ना, नीचे रेनफॉल हो जाएगा, और दूसरा क्या है, रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। तो उसका उसको बोला जाता है मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, मरीन का जो क्लाउड है उसको ब्राइटन करना। तो ये तो तरीका है जिसके थ्रू, एक है एसएआई, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, मतलब भाई स्ट्रेटोस्फियर में एरोसोल का, एरोसोल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स को इंजेक्ट कर देना, जिसके लिए यूज किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। और दूसरा है मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, जिसमें बोला जाता है सी के सॉल्ट शिप से डाला जाता है, शिप से उसमें थ्रो कर दिया जाता है। दोनों से क्या बेनिफिट हुआ कि रिफ्लेक्शन आपका बढ़ गया। तो ये सोलर जियो इंजीनियरिंग है। हो सकता है इमरजेंसी में हम लोग को ऐसा करना पड़े। आपने देखा है यूएई में जो प्रॉब्लम हुआ है वो इट इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज, इसके कारण से ऐसा हो रहा है, और ऐसे बहुत सारे नुकसान जो होते रहेंगे। तो अगर हम लोग को फास्ट कुछ करना है तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन में तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको रिडक्शन में, तो हम तब तक बाकी चीजें करें। ठीक है, तो यू कैन सी ब्राइटनिंग ऑफ ओशियन सरफेस लिखा है, मतलब हम लोग सी के सरफेस के पास में सॉल्ट के क्रिस्टल का एक लेयर बिछा देने से ये क्या हो रहा है, आपका रिफ्लेक्शन बढ़ जा रहा है। ठीक है, अदर प्रपोजल भी ये है कि जैसे अपन ना बिल्डिंग्स जो है ना, बिल्डिंग्स में भी वाइटनिंग करता है, मैंडेटरी करता है, और ये जरूरी भी है, फ्यूचर में ना शायद करना भी पड़ेगा। देखना कि सारे लोगों के छत जो है या जो बिल्डिंग्स है उसको व्हाइट करने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि इसका अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, इतने सारे बिल्डिंग्स तो बन रहे हैं, तो जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन करेगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एक और तरीका बोला गया है कि जैसे हम लोग सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में डाल देते हैं, वैसे बहुत सारे मिरर्स को हम लोग सैटेलाइट के ऑर्बिट में डाल देते हैं, सैटेलाइट नहीं, अर्थ के ऑर्बिट में, है ना, अर्थ की कक्षा में हम लोग डाल देते हैं ना, वैसे बहुत सारे हम लोग मिरर्स को डालते हैं, सो दैट सनलाइट वहीं से वापस चला जाए, रादर देन हमारे एटमॉस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर में आए, हम लोग उसको ऊपर में ही, जहाँ पे सैटेलाइट लेवल पे ही हम कर दें। तो वो भी एक तरीका सजेस्ट किया गया है। एक और तरीका सजेस्ट किया गया है कि जो सीरस क्लाउड्स होते हैं, जो व्हाइट क्लाउड्स होते हैं जिसमें आइस क्रिस्टल होते हैं, जो सफेद क्लाउड बहुत हाइट में होता है, तो वहां पे उसमें उसके प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा चेंजेस कर दिया जाए कि वो लॉन्ग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब ना करे। लॉन्ग वेवलेंथ बोलने का मतलब ये होता है, सन से सारी एनर्जी आती है, जैसे एक विजिबल लाइट आती है, विबज्योर जिसको बोलते हैं, एक होता है अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, और तीसरा होता है इंफ्रारेड अवरक्त किरणें। तो हम जो हमारा जो ओजोन है वो अल्ट्रावायलेट को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमारा जो अर्थ है अपना बहुत सारे लाइट्स को वापस भी भेजता है। तो क्या है, जो अर्थ की रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी को बोला जाता है अल्बेडो, अर्थ की रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी को, जैसे क्या है, स्नो का अल्बेडो ज्यादा होता है, स्नो क्या करता है, व्हाइट होता है, रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है, बट वाटर का अल्बेडो कम होता है, क्यों, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो जो भी चीज व्हाइट होता है वो अर्थ के अल्बेडो में हेल्प करता है, अल्बेडो मतलब सन को का रेज को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देना। तो ये सारा जो काम हो रहा है वो एक्चुअली अर्थ के अल्बेडो को बढ़ाने का काम है, पृथ्वी के अल्बेडो को, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अल्बेडो बोला जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से काम किया जा सकता है अर्थ के अल्बेडो को ये करने के लिए। तो साइरस सीरस क्लाउड्स जिसको बोल रहे हैं, जो सबसे ऊपर में क्लाउड होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ तो रिफ्लेक्शन कर देते हैं क्योंकि आइस क्रिस्टल होते हैं, तो कुछ तो रिफ्लेक्शन कर देते हैं, कुछ स्कैटरिंग कर देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। एक और काम करते हैं, ये क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और सनलाइट में मेनली ना ये थर्मल एनर्जी को, थर्मल एनर्जी मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मतलब अवरक्त किरणें, इनको अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके कारण से क्या नुकसान होता है, इसके कारण से अर्थ गर्म रह जाता है। नॉट ओनली दिस, हमारा अर्थ भी ना ये इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर लेता है और रात में जो है उसको वापस भेजता है। इसलिए जब बादल होते हैं ना तो उसको वापस नहीं भेज पाता क्योंकि अटक जाता है। सीरस क्लाउड्स तो लॉन्ग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर मैंने सीरस क्लाउड्स को थिन कर दिया, पतला कर दिया, जिससे कि लॉन्ग वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब ना कर सके, तो अर्थ से जो वापस रेडिएशन जा रहे हैं वो सीधे पहुंच जाएंगे, इसलिए अर्थ जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। तो ये सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली स्टोर करने का भी तरीका अपनाया जा रहा है ना, उसको भी जियो इंजीनियरिंग बोलते हैं, जिसमें सीधा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक एसिड के फॉर्म में हो या सॉइल में कार्बन को अटैच करने का, क्योंकि हमारे मिट्टी में भी बहुत सारा कार्बन होता है, तो कार्बन को सॉलिड फॉर्म में स्टोर करके रखने का भी जियो इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस चल रहा है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग जिस पेस पे चल रहे हैं उसमें ग्लोबल वार्मिंग को कम नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट ये सारे टेक्निक्स को यूज किया जा सकता है। पर इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी है, क्योंकि देखो आप तो एक इफेक्ट को देख रहे हो, पर उसके कारण से और क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। आप सोचो सनलाइट को ब्लॉक करना कितनी बड़ी बात है,
है ना, बहुत सारी चीजें उससे रेगुलेट होती हैं। तो नेचुरल चीज को, जो चीजें आपके हैंड में नहीं होती, उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रादर देन आपको एज नियर टू द नेचर्स होना चाहिए, रादर देन आप झूठ के लिए दूसरा झूठ बोले, है ना। तो उससे अच्छा सच ही बोल दो, वैसा है, वही कंडीशन है। तो ये चीजें हैं। अब इसको ना, ये मेंस का टॉपिक है एक्चुअली। आप ऐसा चीजों को आप यूज कर सकते हो अपने आंसर में, जब आप किसी को सजेस्ट करते हो कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे किया जाए। तो डेफिनेटली आपको ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चंस तो आने ही हैं, है ना। तो आप सोल्यूशन भी सुझाओगे उसमें मेंस में, तो आप इस टाइप के सोल्यूशन को डाल सकते हो, तो आपके आंसर बाकी से बेटर होंगे, है ना। तो मेंस के हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग के क्वेश्चन तो आने ही हैं, तो 8 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और दूसरा, प्री के हिसाब से डायरेक्टली ऐसा नहीं आना चाहिए, जो कि जियो इंजीनियरिंग क्या है, सोलर जियो इंजीनियरिंग क्या है। बाय द वे आ गया तो अच्छी बात है, जैकपॉट है आपके लिए, क्योंकि आप समझे उसको बहुत अच्छे से। तो वो क्या होता है आप बता दोगे, ठीक है। आगे आते हैं वन हेल्थ। वन हेल्थ नाम से लग रहा है वन लव वाला जैसे है ना, वन हेल्थ वाला चीज है। अब यहाँ पे ना 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब एक साथ मिल के आए। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन? एक है यूनाइटेड नेशन, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, है ना। एक है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनेप। एक होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ। एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनिमल हेल्थ, वाह, है ना। ये सारे लोग मिलके एक वन हेल्थ एजेंडा पे आए। इसका काम क्या है? तो इस पे अभी काम चालू हुआ है ना, काम होने वाला है। और जब ये काम करना चालू हो जाएगा तो इस पे बहुत अच्छा होगा। पर अच्छी बात है, इनिशिएटिव लिया। अब किस चीज के लिए इनिशिएटिव ले रहा है? ये होता है कि हम लोग जान रहे हैं कि हम बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में होते हैं, और जो बैक्टीरिया हमको नुकसान करते हैं, उसके लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं। एंटीबायोटिक हम इतने हाई डोज में लेने लग जाते हैं, जिसके कारण से कई कई बैक्टीरिया जो होते हैं उसको ओवरकम करने लग जाते हैं। मतलब क्या होता है, हमारा बॉडी ना एंटीबायोटिक के लिए उतना काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि बैक्टीरिया बहुत तेजी से लर्न कर जाते हैं, तो और ज्यादा हाई डोज पे देना पड़ता है। तो क्या हो रहा है आजकल, हमारे मेडिसिन जो नॉर्मल मेडिसिन है काम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से हम लोगों को एंटीबायोटिक इतना खिलाया जाता है ना, फूड के माध्यम से, चिकन के माध्यम से, एग के माध्यम से, हर महीना एंटीबायोटिक डला हुआ है। आपकी बॉडी में कितना ज्यादा एंटीबायोटिक जा रहा है, तो हमारा बैक्टीरिया भी यूज टू हो जाता है एंटीबायोटिक से। तो इसलिए जब आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया आता है, तो उसके लिए हाई डोज देना पड़ जाता है डॉक्टर्स को। तो अब ये इसको बोला जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, है ना। तो प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना, है ना। तो अब क्या हो रहा है, इस ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये हमारे फूड से रिलेटेड है, हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है। डॉक्टर भी हम लोगों को सडनली अपना एक अच्छा दिखाने के लिए कि भाई मैं तुरंत से मेरी दवाई से कम हो गया, उसके लिए हाई डोज दे देता है। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चाहती है कि लोग मेडिसिन खाएं, ताकि भाई हमारा भी चलता रहे। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है ना। तो इसलिए क्या है, सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है सब मिल के एक वन हेल्थ रिसर्च एजेंडा चालू किया। और इसका पर्पस क्या है? इसका एक ही पर्पस है कि 2030 तक हम ऐसे पॉलिसीज सारी कंट्रीज में बनवाएं, जिसमें ये ह्यूमन हो, एनिमल हो या प्लांट हो, इसमें जो एंटीबायोटिक हम लोग यूज करते जा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक, ये सारे जितना अपन यूज करते जा रहे हैं, उसको हम लोग एक कंबाइन अप्रोच से कम किया जाए, है ना। तो क्या है, ह्यूमन बॉडी में जो एंटीबायोटिक इतना जा रहा है उसको हम लोग कम कर सकें, ताकि फ्यूचर में हमारे पास मेडिसिन बचे, ताकि हम उन पे काम करवा सकें या किसी को हम ठीक ठीक कर सकें। और इसका बहुत सारा एविडेंस है कि हम लोग मेनली क्या है, लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप जहाँ पे कंट्रीज हैं, जिस जगह पे ऐसे कंट्रीज है जिसके कमाई ज्यादा नहीं है, उनको उनको हम लोग क्या है कि हम उसको हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक अगर देते हैं, तो उनका खर्चा भी होता है, वो गरीब भी बनते हैं, एज वेल एज क्या है, उनकी में इम्यूनिटी बढ़ती जाती है, उनकी में अवेयरनेस भी कम है। तो इसलिए क्या है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, सारे फ्रंट पे एक साथ काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, लोगों को कोलैबोरेट करना पड़ेगा, और सारी गवर्नमेंट को एक साथ आना पड़ेगा। तो ये एक बर्निंग इशू है जो कि हर जगह पे जा रहा है। जैसे इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहला लेवल होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन किससे होता है? बैक्टीरिया जैसे प्लांट से एनिमल पे जाता है, एनिमल से ह्यूमन पे जाता है, ह्यूमन से प्लांट पे जाता है। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो तीनों में रहते हैं। ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्लांट को हर्ट करते हैं पर एनिमल को नहीं करते। ऐसे कुछ हैं जो एनिमल को करते हैं, हमको नहीं करते। ये जैसे क्या है, रेबीज। वो रेबीज जो है, ये रहता है डॉग में, और अगर हमारे में ट्रांसमिट हो गया तो हमको बहुत ज्यादा हर्ट कर जाता है। कुत्तों को भी नुकसान करता है, पर हमको भी बहुत ज्यादा नुकसान करता है। पर हमारे बॉडी में होस्ट नहीं करता। होस्ट नहीं करता मतलब हमारे बॉडी में ठहरता नहीं है।
है ना। तो वैसे क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसे बैक्टीरिया एंड वायरसेस होते हैं जिसका होस्ट अलग अलग होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया का होस्ट जो है वो सॉइल होता है, मिट्टी होता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके लिए ट्रांसमिशन लेवल पे काम करना पड़ेगा। दूसरा, सर्विलेंस को बढ़ाना पड़ेगा कि कहीं पे भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो उस एरिया के बारे में ज्योग्राफी को समझा जाए कि उस जगह पे क्यों ऐसा केसेस आ रहे हैं। फिर अर्ली इंटरवेंशन करना पड़ेगा इससे पहले कि वहां के सभी लोग इम्यून हो जाए, हम लोग उसके लिए कुछ काम करें। बिहेवियरल चीजें, जब तक जरूरत ना हो तब तक मेडिसिन को अननेसेसरी ना लें। फिर इकोनॉमिक एंड पॉलिसीज, क्योंकि इसके लिए पैसा लगेंगे, गवर्नमेंट के पॉलिसीज लगेंगे, ये सारी चीजें हैं। तो ये चीजें देखो, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी आज की नीड है। ये जितने टॉपिक्स है ना, ये एज सच यूपीएससी एस्पिरेंट या स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स को तो जानना ही चाहिए, पर एक नॉर्मल पब्लिक को भी जानना चाहिए ये सारी चीजें, क्योंकि ये हम सबसे डील करता है चीजें। इसलिए हर किसी को तैयारी करनी चाहिए इस चीज की, ट्रस्ट में। ये इससे क्या है, आपका अवेयरनेस बढ़ जाता है ना। अवेयरनेस बढ़ जाता है तो फ्यूचर में एक अच्छा लाइफ लीड करने के लिए आप एक बेटर पर्सनालिटी होता है, क्योंकि आपको नॉलेज है। एनीवेज, तो ये अब ये मेंस के हिसाब से अगेन ये इंपॉर्टेंट है, एज सच प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के प्री एंड मेंस दोनों में बहुत फेवरेट हैं, क्योंकि ये एक बर्निंग इशू है। रिसेंटली आपने देखा है कि टीबी के कारण से ना, टीबी के मेडिसिन, हाँ, हम लोग टीबी मुक्त भारत का अभियान चला चुके हैं कि टीबी को फ्री करना है इंडिया से। बट क्या है, टीबी के 2 साल से मेडिसिन सफिशिएंट नहीं आ पा रहे हैं, है ना। और टीबी ही सबसे ज्यादा डेंजरस हमारे यहाँ है। आफ्टर जो हमारा पोलियो खत्म हो गया था, तो पोलियो के बाद अब टीबी जो है हमारा सबसे प्राइम टारगेट है, क्योंकि टीबी के कारण से बहुत ज्यादा डेथ होती है। इतनी ज्यादा डेथ की मतलब जो एक नेचुरल कॉज से होने वाली डेथ से कहीं ज्यादा है। हमारे इंडिया में बर्डन टीबी का बहुत ज्यादा है। तो टीबी के लिए जो डॉट्स करके एक कोर्स आता है, 6 महीने का मेडिसिन का कोर्स होता है, उसको लेना होता है। पर क्या लोग करते हैं, 2 महीने में सबको ठीक होने लग जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, मेडिसिन छोड़ देते हैं। तो बैक्टीरिया ज्यादा हावी हो जाता है। तो क्या है, एमडीआर टीबी हो जाता है, उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है, उसको एमडीआर टीबी हो जाता है। तो ऐसा होता जा रहा है। और नॉट ओनली टीबी के साथ, हर एक बोलना चाहिए कि बीमारी के साथ ऐसा होते जा रहा है। तो इसलिए कि एज फार एज पॉसिबल, अगर जब तक आपकी बॉडी का टेम्परेचर 104 103 डिग्री नहीं चला जा रहा है, तब तक आपकी बॉडी को लड़ने देना चाहिए, है ना। ये ज्यादा अच्छा होता है। अब लड़ने देने के लिए ऐसा नहीं कि भाई एकदम मैदान में उतार दिए, आप आराम से काम करें, नहीं। रेस्ट लेने से क्या होता है, आपको बॉडी को लड़ने में हेल्प मिलती है। लाइट फूड खाने से क्या होता है, आपकी बॉडी को लड़ने में हेल्प मिलती है। पानी ज्यादा पीने से क्या होता है, सेम चीजें हैं। चौथा, इम्यूनिटी बढ़ाना, विटामिन सी हो गया, या जो आपके आयुर्वेद के जो मेडिसिन होते हैं, गिलोय वगैरह, वो खाने से क्या है, आपका बॉडी लड़ता है। एक बार आपका बॉडी लड़ना सीख गया तो उसको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं है। तो एज फार एज पॉसिबल डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। जब भी आपको तबियत खराब लग रही है तो 3-4 चीजें, पहले तो रेस्ट कर लो, स्लीप अच्छा से लेना, बॉडी ऑटोमेटिकली उससे रिकवर काफी अच्छे से कर जाता है नींद लेने से। आपने देखा होगा कि किसी को भी बुखार होता है, उसका ठीक तब होता है जब रात को वो सो जाता है, अगले दिन नॉर्मली बुखार उतर जाता है। तो नॉर्मली बुखार उतरना या कुछ भी जो पेन में रिलीफ मिलता है, वो नॉर्मली रात को सोने के बाद मिलता है। इसका रीजन है कि बॉडी रिपेयर करता है अपने आप को, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो इसलिए एज फार एज पॉसिबल नेचुरल वेज का यूज करना चाहिए ना। आई डू द सेम थिंग, यू शुड ऑल्सो डू द सेम थिंग। तो ये चीजें हैं। अगला है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन बहुत ही फैसिनेटिंग वर्ड लगता है। टाइम डायलेशन मतलब ये है कि टाइम फास्ट गुजारना या टाइम को बहुत स्लो कर देना, है ना। टाइम डायलेशन का मतलब यही है कि पास्ट में ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जब टाइम बहुत ज्यादा फास्ट गुजरा है। फास्ट गुजरा मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, 24 आवर्स में कितना टाइम हुआ है करके, तो हम लोग बोलते हैं 24 आवर्स में इतना मिनट करके। व्हाट इफ अगर आपको मैं बोलूं कि ना 24 आवर्स 1 आवर के बराबर है, तो ऐसा हुआ है पास्ट में, और इसके एविडेंसेस भी मिले हैं हमको। क्योंकि देखो, हमारे यूनिवर्स एक फैब्रिक पे बना है। फैब्रिक मतलब बोलना चाहिए कि एक ना थ्रेड है, किसके बीच में, स्पेस एंड टाइम का, है ना, जिसके ऊपर ये सारे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरेटिकल चीजें दी थी। और ये जो क्या नाम है, स्टीफन हॉकिंस, है ना, जो इसी पे काम कर रहे थे और इसी पे बात कर रहे थे। एडमिट कर दीजिएगा ना जो भी आ रहे हैं। तो क्या है, ये स्पेस एंड टाइम का कंसेप्ट बहुत पुराना है। और टाइम और स्पेस का जो जो थ्रेड है, जिसके ऊपर पूरे प्लैनेट्स हैं, सन है, गैलेक्सी है, पूरे स्पेस एंड टाइम के फैब्रिक पे बैठे हुए हैं। जिस जगह पे ज्यादा बड़ा मास होता है, जैसे कि जुपिटर बहुत बड़ा बोलना चाहिए कि प्लेनेट है, तो वो स्पेस एंड टाइम के फैब्रिक को ऐसे बेंड कर देता है। जैसे नेट होता है ना, आप सोचो कि एक नेट है ना, जाली है, उसके ऊपर बॉल फेंक दिए तो वो बीच में एक बेंड क्रिएट कर देता है।
वैसे स्पेस एंड टाइम के फैब्रिक में जहाँ पे ब्लैक होल होता है, जहाँ पे सन होता है, वो एक ना बेंड क्रिएट कर देता है। उस बेंडिंग के कारण से आसपास के जो प्लैनेट्स है उसके आसपास में घूमते जाते हैं। जैसे मौत का कुआं देखा आपने, है ना, जो कहीं पे आप सर्कस वगैरह में जाते हो तो ऐसे बेंडिंग क्रिएट हो जाता है ना। तो उस तरीके से क्या है, सारे जो प्लैनेट्स है उस पे घूम घूम के फिर अल्टीमेटली उस पे टकराना है ना। जिसका एनर्जी खत्म हो गया वो उसको जाके टकराना है। ऐसा होता है। आप मीटोराइट्स क्यों आपके जुपिटर में ज्यादा टकराते हैं, अर्थ में क्यों कम टकराते हैं? क्योंकि जुपिटर का ग्रेविटी ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द जो प्लैनेट्स है सन के सराउंडिंग में घूमते रहते हैं और बहुत सारे मीटोराइट्स जो है वो सन में जाके चला जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ग्रेविटी ज्यादा है। तो ये चीजें होती है। खैर, बताने का पर्पस ये है कि टाइम डायलेशन जो बता रहे थे, इस चीज को हम लोगों ने प्रूव किया कि ऐसा पास्ट में हुआ है करके। जैसे क्या है, हम लोगों ने क्लॉक को दो रेफरेंस में यूज किया। क्लॉक को मतलब समझ लो कि जैसे कि हम लोगों ने एक लाइट है जो ट्रेवल कर रहा है और दूसरा लाइट जो ट्रेवल कर रहा है, दोनों की स्पीड को समझा, है ना। लाइट, कौन से लाइट ट्रेवल कर रहे हैं? यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं। इतने ब्राइट कि हमारा जो सन है उससे करीब कई मिलियंस टाइम्स बड़ा, हाँ, मिलियन टू बिलियंस टाइम्स बड़ा ऐसा ब्राइट ऑब्जेक्ट होता है। और वो ब्राइट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, वो सन ही होता है, स्टार ही होता है वो। हमारा सन भी एक स्टार है। तो वो स्टार से जो रेडिएशन निकलते हैं, लाइट जो निकलती है, वो इतना दूर तक पहुंच पाती है कि उसको एनालिसिस करना आसान होता है। हमारा जो यूनिवर्स है वो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो बना है। 13.7 अरब साल पहले हमारा जो यूनिवर्स है वो बना है। और उससे जो लाइट निकली, जब ब्लास्ट हुआ तो लाइट जो निकली, वो लाइट का स्पीड था। अब उसके साथ साथ कुछ बॉडीज बने, स्टार्स वगैरह बने, उसका भी लाइट का स्पीड है। तो ये दो लाइट का स्पीड को मैंने अगर मेजर किया, तो नॉर्मली आप तो जानते हो लाइट का स्पीड सेम होता है। तो आइडियली दोनों सेम टाइम पे पहुंचने चाहिए। पर ये लाइट जो है ये काफी दूर, काफी स्पीड से काफी दूर चला गया। इसका मतलब इस लाइट के लिए जो टाइम का रेफरेंस है वो अलग है, इस लाइट के लिए टाइम का रेफरेंस अलग है। तो मतलब इसी को बोल रहे हैं टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन तब समझ आता है जब दो चीजों को रिलेटिवली स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा चीज है, आप देखना, आपके बगल से अगर कोई ट्रेन जाती है तो ऐसा बहुत स्पीड से जाते हुए दिखती है। वही अगर आप दूसरे ट्रेन में बैठे हो और वो ट्रेन जा रही है, तो आप आराम से वो ट्रेन को जाते हुए देख सकते हैं। कभी ऑब्जर्व किया होगा आपने? ट्रेन की स्पीड तो सेम है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है। एक एक समय आप क्या है, ट्रेन के एकदम नजदीक में खड़े हो और ट्रेन बहुत तेजी से गई जिसमें आप ट्रेन को देख ही नहीं पाए। एक में ट्रेन के बहुत दूर में खड़े हो और खुद भी ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन को जाते हुए देख रहे हो, आराम से ऐसे करके गया। कभी ऑब्जर्व किया आप लोगों ने इस चीज को? यस। यस। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यही चीज डिसाइड करता है कि आपका जो ये जो टाइम है या आपका जो स्पीड है, वो आपका उससे ज्यादा है कि कम है। तो ये टाइम डायलेशन को पहली बार ऑब्जर्व किया गया। आप सोचो कि टाइम डायलेशन अगर अपन उसको समझ सके तो मतलब ये चीज है कि अपन फ्यूचर और पास्ट में जाने का यही कड़ी है। यही एक ये चीजें हैं, मतलब यही एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग को समझना पड़ेगा। तो इसके बारे में थ्योरेटिकली आइंस्टाइन तो प्रूव कर दिए थे, पता नहीं इतना ज्यादा वो स्ट्रांग थे। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसी चीज के बारे में वो बात कर चुके थे आइंस्टाइन, ठीक है ना। अब इसी चीज को हम लोगों ने रिसेंटली प्रूव किया। तो ये चीजें हैं। तो एज सच इस पर रिसर्च चल रहा है, तो यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी इस पे पूछना नहीं चाहिए। बट फिर क्योंकि ये चीजें चल रही हैं तो आपको जानना चाहिए, हो सकता है आप इसको कहीं पे यूज कर सको। तो टाइम डायलेशन कंसेप्ट को कभी आए तो आप यूज कर सको। एज सच प्री एंड मेंस दोनों के लिए मैं 2 आउट ऑफ 10 दूंगा इसका, ठीक है। आगे चलता है। ग्रेविटी होल। साइंस एंड टेक में इसी टाइप के टॉपिक्स होते हैं जिसमें कुछ आपके बहुत रिलेवेंट होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा रिसर्च वाले होते हैं। तो अपने को पीएचडी तो करना नहीं है, बस अपने को समझना है चीजें क्या चल रही है। ग्रेविटी होल। ग्रेविटी होल ऐसा चीज होता है, हमको लगता है कि हम जहां पे भी जाते हैं ग्रेविटी सेम होता है पृथ्वी के। पर इन रियलिटी ग्रेविटी का जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का, ग्रेविटी जो अर्थ का है, वो हर जगह अलग अलग होता है। और इसी को बोला जाता है ग्रेविटी एनोमली, है ना। एनोमली मतलब हर जगह पे चीजें अलग अलग होना। तो रिसेंटली हम लोगों ने इंडियन ओशियन में इस जगह पे, ये जो मिडिल पार्ट में, यहाँ पे हम लोगों ने ग्रेविटी जीरो आइडेंटिफाई किया है। मतलब ग्रेविटी होल। ग्रेविटी होल ऐसा चीज है जहां पे आपको ग्रेविटी एज सच पता ही नहीं चलता, उस जगह पे इतना कम ग्रेविटी है। किसी ने, कोई साइंस का स्टूडेंट है यहाँ पे? यहाँ पे कोई भी? यस सर। यस। तो आप बताओ, हमारा जो वेट होता है,
हमारा जो भार है उसका फॉर्मूला क्या है? सर mg, मास इनटू ग्रेविटी। मास इनटू ग्रेविटी। जैसे वेट जो होता है हमारा, वो मास इनटू ग्रेविटी होता है। मतलब एक कंपोनेंट होता है हमारे बॉडी का मास, और एक कंपोनेंट होता है ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण होता है। तो अगर मेरे को बॉडी का वेट कम करना है तो ग्रेविटी को कम कर दो, मास तो कम कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे जगह पे, जिस जगह पे आपका ग्रेविटी एनोमली है, जहां पे ग्रेविटी कम है, वहां पे अगर आप जाते हो तो आपका वेट कम हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है, W = mg जो बोलते हैं, उस जगह पे, कई जगह पे ना ग्रेविटी हमारे यहाँ अर्थ में बहुत कम है, और कई जगह पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा ही ग्रेविटी होल मिला है हम लोगों को इंडियन ओशन में। अब इस जगह पे हम लोगों ने जब ऑब्जर्व किया, तो उस जगह पे हमको ये पता चला कि पास्ट में एक यहाँ पे एक टेथिस सी था, जो कि यूरेशिया और इंडिया के बीच में था, है ना। अब बाद में क्या हुआ, टेथिस से सिकुड़ता गया, रिड्यूस होता गया, और इंडिया जाके यूरेशिया में टकरा गया, है ना। इंडिया करीब अंटार्कटिका के पास था, इतना पीछे था। तो इंडिया जाके फिर किस में टकरा के, यूरेशिया में, जिसके कारण से हिमालय बना। तो बीच का जो सी है ना, वो लॉस्ट हो गया, टेथिस सी। अब ये सी जहां पे जाके ब्लॉक हुआ या लॉस्ट हुआ, वो एक्चुअल में अंदर में एक बहुत बड़ा गड्ढा है अर्थ के अंदर में। और वो जो गड्ढा है, वो जो ट्रेंच है, वो नॉट ओनली आपके अर्थ के अपर लेयर में है, जिसको लिथोस्फीयर बोल रहे हैं, उस लेयर पे तो है ही, इसके अंदर में भी कई लेयर पे है। आप कभी ऑब्जर्व करना, आप किसी खेत में जब ना बारिश होती है ना, बारिश होती है, तो कई कई बार ना पानी उस जगह पे जाता है जहां पे डिसअपियर हो जाता है, और अंदर देख के लगता है कि पता नहीं कितना अंदर में गड्ढा होगा करके। कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा। सेम फिनोमिना इसके साथ है। ओशियन में कई कई जगह पे ऐसे डीपर प्लेसेस हैं, जहां पे जब अंदर जाके पता चलता है, तो पता चलता है यार ये इतना गहरा है। तो वो पास्ट में वो टेथिस सी का एक प्लेस था, जहां पे पूरा का पूरा सबमर्ज करके अंदर चला गया टेथिस सी। और उसी के कारण, और इतना ज्यादा गैप होने के कारण से, इतना ज्यादा होल होने के कारण से, वहां पे उसको ग्रेविटी होल बोला जा रहा है, क्योंकि उस जगह पे मास बहुत कम है अर्थ का, तो ग्रेविटी रिलेटिवली काफी कम है। मतलब अगर अर्थ का मास कम रहेगा, मतलब अर्थ का वेट कम है ना, तो मान के चलो उसका ग्रेविटी भी कम है। जैसे कि हम मरकरी का वेट कम है, तो उसका ग्रेविटी कम है। विनस का ग्रेविटी कम है, क्यों? क्योंकि उसका मास कम है। जुपिटर का ग्रेविटी ज्यादा, क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो अर्थ में कोई पोर्शन जिस जगह पे ज्यादा चट्टाने नहीं है, रॉक्स वगैरह नहीं है, तो उसका ग्रेविटी भी रिलेटिवली कम रहता है। तो ऐसा जगह जहां पे ओशियन वाला प्लेस है, उस जगह पर रिलेटिवली ग्रेविटी कम रहता है। तो टेथिस सी एक लॉन्ग लास्ट लॉस्ट सी था, जो उस जगह पे अपने को मिला। तो ये एक ग्रेविटी होल हम लोगों को मिला है। अब इस पे फ्यूचर में रिसर्च होगा, और फ्यूचर में चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ये बस आपके लिए जानने का बस ये है कि ग्रेविटी हमारा एनोमली होता है, और इसी प्रूफ से हम ये समझे हैं कि अर्थ के अंदर में चीजें कौन कौन सी हैं। तो पृथ्वी के अंदर में कैसी संरचना है ना, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में क्या क्या चीजें हैं, उसको समझने के लिए हमको ग्रेविटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो ये चीजें हैं ग्रेविटी, ग्रेविटी होल। तो प्री एंड मेंस दोनों के हिसाब से 4/10। ठीक है। आगे आते हैं सार्स कोव 2। आप अभी रिसेंटली इसके बारे में काफी सुने होंगे। सार्स कोव 2 ये जो है, अभी अभी हम लोग कोविड वायरस, सार्स वायरस, इसके कारण से बहुत ज्यादा हम लोग स्ट्रगल किया है। क्या होता है कि एक चीज हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया और सीखा, कि जब हम लोग एंटीबायोटिक बनाते हैं या वैक्सीन बनाते हैं, तुरंत से एक उसी का वैरायटी जो है, वायरस का वैरायटी है, वो चेंज हो जाता है, नया स्ट्रेन बन जाता है। और उसमें बोलना चाहिए कि उसको म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन बोला जाता है। म्यूटेशन हो जाने के बाद वो उसका एक अलग प्रॉपर्टी आ जाता है, और वो फिर से सारे जगह पे सबको नुकसान करता है। हम लोगों ने देखा, स्टार्टिंग का जो वायरस आया, इसका डेल्टा जो था वो बहुत खतरनाक हुआ। इसके बाद फिर वो क्या नाम था उसका, उसका अगला जो नाम था उसका, उस वायरस का तीसरा वैरायटी जो था, डेल नाम बोल रहा हूँ। तो उसका स्ट्रेन चेंज होता गया, अलग अलग उसका वैरायटी चेंज आता गया। तो क्या है, ऐसा कितने बार वैक्सीन बनाएंगे और कितने बार हम लोग एंटीबायोटिक बनाएंगे? तो हम एक नया चीज पे काम करना चालू किया। क्या है, कोई भी वायरस क्या करता है, हमारे सेल में पहले एंट्री करता है, कोशिकाएं जो होती है उसमें एंट्री कर जाता है, और उसके बाद उसके पावर हाउस को, आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस बोला जाता है सेल का। तो उसके पावर हाउस को अपने
एनर्जी को सक करने में यूज करने लग जाता है ना। तो क्या है, वो सेल को होस्ट करता है, सेल में जाके होस्ट करता है, जाके रह जाता है, और उसके बाद उस सेल को अपना बना लेता है। तो क्या करें कि अगर हम वायरस का एंट्री को ही ब्लॉक कर दें, हमारे सेल के अंदर में वायरस के एंट्री को अगर मैं ब्लॉक कर दूं, तो हम वायरस से बार बार का ये जो चक्कर है उसको खत्म कर सकते हैं। तो ये लोग इसी पे काम कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंथेटिक पेप्टाइड बना रहे हैं, जो कि दो टाइप का काम करेगा। एक तो क्या करेगा, पहले वायरस के एंट्री को ब्लॉक करेगा। दूसरा क्या काम करेगा, जितने वायरस हैं उसको आपस में जोड़ देगा। जोड़ देने से हर एक वायरस अलग अलग काम नहीं करेगा। क्या होता है कि ये लोग अलग अलग रहते हैं ना, तो हर कोई अलग अलग सेल पे हिट करता रहता है। जितने ज्यादा वायरस रहेंगे, हर कोई अपना अपना काम करे। उससे अच्छा अपन सबको ऐसा मर्ज करते हैं, चिपका दें। तो ये दो टाइप का काम करता है, एक तो क्लम्प करने का, गुच्छा बनाने का काम करता है, और दूसरा क्या काम करता है, सेल को ब्लॉक करने का काम करता है। इससे क्या होता है कि हम लोगों का जो एंट्री है हमारे जो सेल में, वो कम हो जाएगा, और इससे हम लोगों को धीरे धीरे करके वो वायरस का इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर में। तो इस पे काम चल रहा है। तो इस पे अभी बहुत सारा काम है, ये बंडलिंग पे काम हो रहा है, वायरस का बंडल करने का काम चल रहा है। ठीक है, तो इसी चीज पे काम चल रहा है। तो एज सच अभी ये रिसर्च का पार्ट है, तो बस इतना ही जान लो कि अभी इस चीज पे काम चल रहा है। कोविड से रिलेटेड कुछ भी होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई पूछे कि ये बंडलिंग क्या होता है, या बोलना चाहिए कि एंट्री ब्लॉक करने के लिए किस टाइप का मैकेनिज्म यूज किया जा रहा है, तो आप बोलोगे सिंथेटिक पेप्टाइड्स का यूज किया जा रहा है। बस इतना ही काफी है इसके लिए। ठीक है, अगला है बेपी कोलंबो करके। बेपी कोलंबो क्या है, जैसे आप जानते हो कि अ, हमारे जहाँ पे भी न्यूक्लियर साइट होते हैं, जहाँ पे भी नाभिकीय ऊर्जा होती है, वहां पे क्या होता है, बहुत सारे रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन, गामा रेडिएशन सुनते होंगे। आप सुनते हो कि जहाँ पे न्यूक्लियर रिसर्च होता है या न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, वहां पे कई बार रेडिएशन के कारण से कई लोगों की डेथ हो जाती है। इसका फेमस एग्जांपल है मैरी क्यूरी, है ना। मैरी क्यूरी जिनको नोबल 2 बार नोबेल प्राइज मिला था न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए, है ना। उनको, उनका क्या हुआ, डेथ भी उसी कारण से हुआ, एक्सेसिव रेडिएशन के एक्सपोजर के लिए। इवन जहाँ पे एक्सरे भी होता है, तो हम लोग को बोला जाता है कि ज्यादा एमआरआई और एक्सरे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बार बार आपकी बॉडी से एमआरआई और एक्सरे जाएगा, तो वो आपके डीएनए को अल्टर कर सकता है और आपको कैंसर हो सकता है ना, ये हो जाता है। और वो नॉट ओनली डीएनए को अल्टर करेगा, वो आपके बच्चे तक पहुंचेगा, है ना। आप जैसे सुने होंगे कि जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे, तो 5-6 जनरेशन तक जो हैं अपाहिज निकलते थे, लोग डिसेबल्ड रहते थे, और बहुत टाइप के प्रॉब्लम्स उनके में आए, है ना। क्योंकि एक बार डीएनए में अल्टरेशन हो गया, तो वो उसके बच्चे में ट्रांसफर होता जाता है। ये एक प्रॉब्लम होता है। और ये जो गामा रेज हैं, एक्सरेज है, ये आपके डीएनए लेवल पे अल्टरेशन कर डालता है। इसलिए जो एक्सरे करता है वो आदमी कहीं और बैठा रहता है, क्योंकि दिन भर इसको एक्सरे करना है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, अगर हॉस्पिटल में गए होगे तो कहीं और बैठा रहता है। और क्योंकि वो अंदर जाता है, आपको बोल देता है यहाँ पे खड़े रहना, और अंदर में कोई आदमी नहीं रहता, क्यों, लगातार एक्सरे का एक्सपोजर इज नॉट गुड। अब इससे रिलेटेड हम चीजें बता रहे हैं। क्या होता है कि जो हमारा मरकरी है, जो बुध है ना, तो मरकरी में ना एक्सरे का एक अरोरा है, एक्सरेज निकलते हैं उससे, मरकरी से। और ये जब जब सन के लाइट से टकराते हैं, तो उसका एक अरोरा निकलता है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में, या हमारे अर्थ में बोलना चाहिए, इंडिया नहीं, अर्थ में अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय तरंगे। आप अगर यूपीएससी या सीजीपीएससी के व्हाट्सएप चैनल में होगे, तो मैं कुछ वीडियोस डालता रहता हूँ उसमें, ये सबसे रिलेटेड, है ना। तो आपने देखा होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड पे जब सन का रेस पड़ता है, तो अरोरा करके ग्रीन लाइट चलती है, रिलीज होती है। ये अर्थ का है। वैसे क्या है, जो बुध है, जो मरकरी है, उसके ऊपर में एक्सरे का इस टाइप का लेयर है, और उससे जब सनलाइट पड़ता है, तो उसका एक्सरे का अरोरा होता है। जैसे कि इसका नाम है एक्सरे, ऐसा रे जो कि दिखता नहीं है ना। जब भी कोई वर्ड यूज करता है, एक्स मतलब क्या है, जैसे क्या है, अपन एक्स मैन भी, तो जो मैन नहीं है, नॉर्मल मैन नहीं है, मैन नहीं है मतलब वुमेन है, ऐसा नहीं, जो नॉर्मली ह्यूमन नहीं है ना, तो अलग है। तो वैसी टाइप का एक्स मैन, वैसी टाइप का एक्स रे, ठीक है ना। तो ऐसे रेज जो कि विजिबल नहीं होते, तो एक्स रेज। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है। जब ये सनलाइट से इंटरेक्ट करता है, तो उसका एक ये बनता है, क्या बोलते हैं, उसका एक अरोरा बनता है। तो इसको ऑब्जर्व किया बेपी कोलंबो ने। अब बेपी कोलंबो क्या है, बेपी कोलंबो को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा है, और उसने देखा कि मरकरी में भी इस टाइप का एक अरोरा बनता है, जिसको उसने पहली बार ऑब्जर्व किया।
ठीक है, तो ये बेपी कोलंबो एक स्पेस क्राफ्ट है जिसको एक जगह पे स्टेबल कराया गया है, जो मरकरी को लगातार स्टडी कर रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएगा तो सिंपली बोलोगे कि बेपी कोलंबो कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। कौन से रेस से रिलेटेड है, एक्स रे से रिलेटेड है। क्या चीज ऑब्जर्व करता है, मरकरी को। ठीक है, ये 3 चीजें, दैट्स इनफ। अगला है क्वांटम सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर क्या है या क्वांटम सुपर कंप्यूटर क्या है, तो नाम से लगता है सुपर कंप्यूटर ऐसा चीज है जिसका स्पीड बहुत ज्यादा हाई होता है। अब क्या है कि आजकल सुपर कंप्यूटर की नीड इतनी बढ़ गई है कि हम बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे कंप्यूटर का स्पीड बढ़ाया जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक एक रिसर्च चालू किया या इसके ऊपर में काम करना चालू कर दिया, जो कि फ्यूचर में एक रिवॉल्यूशनरी हो सकता है। उसने एक मोड जिसको बोला जा रहा है मजोराना जीरो मोड्स। मजोराना जीरो मोड्स क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल का एंटी पार्टिकल, जो कि गॉड पार्टिकल हम लोग जो उस समय पढ़ रहे थे, एंटी पार्टिकल का यूज करके उसका प्रोसेसिंग को फास्ट करना। जैसे क्या है, ये मोबाइल है ना, तो मोबाइल का अपना काम है। व्हाट इफ इसका एक एंटी मोबाइल हो जिससे भी आप कॉल कर सको। तो क्या है, जैसे अगर हम जितने चीजें चिप्स डाले हैं उसका अगर एंटी पार्टिकल भी काम करने लगे तो स्टोरेज का प्लेस तो सेम रहेगा, हम उसके एंटी पार्टिकल का भी यूज कर सकते हैं, जो कि सुनने में ही अजीब सा लगता है और इन लोग इस पे काम कर रहे हैं, है ना। तो क्या है, इसके बारे में सर्च किया था जिसका नाम है मजोराना। एक साइंटिस्ट थे जिसके बारे में उन्होंने इस बारे में ये करीब 1937 में थियोरेटिकली इन्होंने प्रूव किया था, इस हर एक पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल बताया करके, है ना। तो वही चीज है, हम लोग ह्यूमन है तो घोस्ट होता है, ये सारा जो कंसेप्ट है वही वाला कंसेप्ट है इसका। तो अब ये इस चीज को ना यूज करना चाह रहे हैं हमारे कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो फ्यूचर में देखोगे कि सबका एंटी टाइप का चालू हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि इसका स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये क्वांटम कंप्यूटिंग में जो ऐसे कंप्यूटिंग जो कि बहुत फास्ट लेवल पे कंप्यूटिंग करेंगे, उस लेवल की कंप्यूटिंग के लिए इसका एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन जुड़ जाएगा। इसमें सिर्फ इतना ही जानना है, ठीक है ना। नाम क्या याद रखना है, ये मजोराना वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये थ्योरेटिकली प्रूव करके रखे हुए थे। बस इसको प्रैक्टिकली माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है अभी इस पे काम कर रहा है, सुपर कंप्यूटर का क्वांटम वाले पे काम कर रहा है। अभी फिजिक्स में भी क्वांटम फिजिक्स पे ज्यादा काम हो रहा है। एज ए फिजिक्स या ऐसे कंप्यूटर्स जो कि बहुत माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, है ना, उसको क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम सुपर कंप्यूटर बात किया जा रहा है। ठीक है, अगला है चंद्रयान 3। तो ये अगस्त जब चंद्रयान 3 में ये जो आर्टिकल आया था उस समय चंद्रयान 3 पे प्लानिंग चल रहे थे, इसलिए इस आर्टिकल में प्लानिंग के बारे में है रादर देन चंद्रयान 3 के रिलीज होने के बाद का है। जब हम लोग नवंबर दिसंबर का ये पढ़ेंगे तब हम लोग चंद्रयान 3 में ये चीजें हुई वो पढ़ेंगे। तो अभी अगस्त में है हम लोग। तो क्या है, चंद्रयान 3 आप जानते हो कि मून के सदर्न पोल में, दक्षिणी ध्रुव में इसको उतारा गया। दक्षिणी ध्रुव या सदर्न पोल इतना ज्यादा हार्श क्लाइमेट वाला जगह है कि वहां पे जो टेम्परेचर है मोर देन -270 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। 230 डिग्री सेल्सियस उस जगह पे टेम्परेचर चला जा रहा है। अभी तक मून में जो भी नए स्पेस क्राफ्ट उतारे जाते थे वो अभी तक ना मून के वो फेज में उतारे जाते हैं जहाँ पे सनलाइट ज्यादा होती है, सनलाइट ज्यादा अच्छे से होती है, वहां पे धूप है, जहाँ पे स्पेस नॉर्मल है। पर जहाँ पे हमको मून नहीं दिखता, जिस जगह का फेस नहीं दिखता, उस जगह पे उतारने के लिए वहां का क्लाइमेट को आइडेंटिफाई करना, वहां पे देखना कि वहां पे गड्ढे तो नहीं है या वहां पे कोई ऐसा चीज तो नहीं है जो कि हमारे स्पेस क्राफ्ट को या ऑर्बिटर को खराब कर सकता है, ये सब के लिए बहुत टाइप का रिसर्च चाहिए रहता है। तो चंद्रयान 3 का जो प्लानिंग था, जिसको उतारना था सदर्न पोल पे, वो सक्सेसफुल हुआ भी, है ना। इससे पहले चंद्रयान 1 हम लोग जब भेजे थे तो चंद्रयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर भेजे थे। हर एक चंद्रयान में या हर एक स्पेस की मिशन में 3 चीजें होती है। एक तो है ऑर्बिटर जो कि उसके कक्षा में चक्कर लगाएगा, है ना, मतलब मून के सराउंडिंग में रोटेट करेगा, रोटेट नहीं रिवॉल्यूशन करेगा, सॉरी रिवॉल्यूशन करेगा। दूसरा होता है लैंडर जो उसमें से टूट के एक लैंड करेगा। तीसरा होता है रोवर जो कि उस पर चलेगा। तो चंद्रयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर का मिशन था कि वो घूम रहा था, तो वो सक्सेसफुल था क्योंकि उसने प्रॉपरली चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दिया। और उसका सक्सेस इसमें था कि चंद्रयान 1 ने पहली बार हमको सदर्न पोल में वाटर का प्रेजेंस का एक कॉन्क्रीट एविडेंस दिया था। ठीक है ना, चंद्रयान 1 का इंपॉर्टेंस इससे है कि वाटर का एविडेंस दिया था इसने सदर्न पोल में। अब सदर्न पोल में वाटर क्यों हो सकता है, क्योंकि वहां पे पानी, वहां पे धूप नहीं पड़ रही ना,
तो वहां पे वाटर हो सकता है ना। और इसीलिए हम लोगों ने चंद्रयान 1 को भेजा भी था कि प्रेजेंस ऑफ वाटर को खोजने के लिए। चंद्रयान 2 का पर्पस भी यही था। चंद्रयान 2 में पहली बार ऑर्बिटर और लैंडर दोनों चीज को लाया गया। तो एक तो ऑर्बिटर अभी भी जो ऑर्बिट कर रहा है चंद्रयान 2 का, बट जो लैंडर और जो रोवर था, जो उतरने वाला था और जो चलने वाला था, वो प्रॉपरली सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया। तो चंद्रयान 2 का आधा पोर्शन तो अभी भी ऑर्बिट कर रहा है, जो कि चंद्रयान 3 को हेल्प करने वाला है। और चंद्रयान 2 का जो जो लैंडिंग हुआ वो प्रॉपरली लैंडिंग नहीं कर पाया। उसका मेजर रीजन था कि ब्रेक सही नहीं लगा पाया। जब जैसे क्या है, थ्रस्ट के साथ उसको नीचे उतारना पड़ता है। जब वो उतरता है ना, तो क्या है, वहां पे तो ग्रेविटी है नहीं, सॉरी, मून में ग्रेविटी तो है पर एटमॉस्फेयर नहीं है। तो एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण से ना मून उसको बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है। देखो, अगर कोई आदमी गिर रहा है हमारे अर्थ में, है ना, तो अर्थ में गिर रहा है तो एटमॉस्फेयर उसको धीरे धीरे करके होल्ड करके नीचे गिराता है। पर व्हाट इफ अगर एटमॉस्फेयर ना हो, तो हम लैंड करने के लिए जो हमारा जो लैंडर है वो जब ऐसे करके ब्रेक लगाता है, तो सडनली मून बहुत तेजी से उसको खींचता है। तो आपको अपोजिट फोर्स लगाना पड़ता है कि नहीं, मुझे ऊपर में रहना है। तो उसके कारण से वो नीचे जाके ब्लास्ट कर गया था चंद्रयान 2 जो था। तो ब्रेकिंग सिस्टम के फेलियर के कारण से चंद्रयान 2 का लैंडर और जो रोवर है वो काम नहीं कर पाया। बट हमारा जो ऑर्बिटर है वो लगातार अभी भी घूम रहा है चंद्रयान 2 का, जिसने असिस्ट किया चंद्रयान 3 को। तो चंद्रयान 3 में तीन चीजें थी। एक तो है लैंडर, दूसरा है विक्रम, और तीसरा है प्रज्ञान। विक्रम जो है, जिसका नाम विक्रम जो है वो लैंड वाला है, और जो प्रज्ञान है वो रोवर है ना, जो एक्चुअली चलेगा। उसका नाम है प्रज्ञान। तो ये तीन अलग अलग नाम रखा गया। अब क्या है, ये इसका सदर्न पोल में सॉफ्ट लैंडिंग कराना है, तो इसके लिए तीन चार चीजें और चाहिए। जैसे क्या है, हम लोगों ने चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर से ये आइडेंटिफाई किया था कि मून में एक बहुत बड़ा ट्रेंच है, गर्त है, और इतना गहरा ट्रेंच है कि 200 300 400 किलोमीटर अंदर गहरा हो सकता है। और देयर माइट बी द प्रेजेंस ऑफ आइस, आइस का प्रेजेंस वहां पे हो सकता है। तो हम इतना ज्यादा आइस के बारे में समझने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? पहली बात, जब वाटर कहीं पे भी होता है तो लाइफ आ सकती है, क्योंकि अर्थ में भी ऐसा ही हुआ था कि पहले वाटर आया था और उसके बाद ऑक्सीजन आया था। तो पहली बार में अगर वाटर आ रहा है तो फ्यूचर में ऑक्सीजन हम ले आएंगे और रहने लायक बना लेंगे। दूसरा क्या होता है, अगर वाटर फ्रोजन अवस्था में है ना, फ्रोजन कंडीशन में है, तो हमको ऐसे पोर्शन के बारे में पता चलेगा अर्थ के, जो कि अर्थ के नहीं, मून के ऐसे पोर्शन के बारे में पता चलेगा जो कि अनटच्ड है। कोई भी चीजें खराब तब होती हैं जब उस पे सनलाइट पड़ता है, टेम्परेचर पड़ता है, धूप पड़ता है, हवा चलती है, उसके कारण से वो चीजों में मॉडिफिकेशन हो जाता है। पर व्हाट इफ अगर कोई चीज ट्रेंच के अंदर में फ्रोजन कंडीशन में है, तो हमको परफेक्ट एग्जांपल मिलेगा कि अर्थ कैसे बना, मून कैसे बना, इवन यूनिवर्स कैसे बना। तो वो हमको यूनिवर्स की इवोल्यूशन से रिलेटेड एक अच्छा पिक्चर बता सकता है कि कैसे बना होगा। क्योंकि मून तो ये श्योर है कि अर्थ से ही निकला है, पर अर्थ में इतना टेम्परेचर, इतना ज्यादा बारिश, इतना स्नोफॉल, ये सारा चीज होता है कि अर्थ का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचता जिसको हम लोग हटाए तो हमको पता चल जाए ओरिजिनल अर्थ कैसा था। बट ये जो मून का वो हिस्सा हमको इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में बता सकता है। इसलिए हमारा जो चंद्रयान 3 है वहां पे जाके वो स्टडी करना चाह रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि चंद्रयान 3 के बारे में है। चंद्रयान 1 के बारे में मैंने बता दिया आपको, 2 के बारे में भी बता दिया, और 3। तो ये चीजें हैं। तो बाकी और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो इसमें लिखे हुए हैं, आप इसको चेक कर सकते हो। ये सारा जो करंट अफेयर्स का जो मैगजीन है, ये आपके गूगल ड्राइव में है, एज वेल एज हमारे वेबसाइट में है ना, एज वेल एज आपके ऐप में है। ये तीनों जगह आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के मिल जाएंगे, है ना। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हर महीना आता रहता है, ठीक है। अगला है एओलस विंड सैटेलाइट। एओलस विंड सैटेलाइट, एओलस का लिटरल मीनिंग होता है हवा के देवता, है ना। हवा के देवता मतलब उसके जो गॉड है उसको हम लोग बोलते हैं एओलस, जो कि ग्रीक का यही मीनिंग है, रूलर ऑफ विंड्स। अब ये एओलस विंड सैटेलाइट क्या है? तो विंड सैटेलाइट नाम से लग रहा है कि ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि विंड का स्टडी करेगा। अब विंड का स्टडी करने से क्या बेनिफिट होगा?
क्या है कि हमारे यहाँ जो एयर का या विंड का प्रोफाइल बनाने से हमारे अर्थ का क्लाइमेट के बारे में समझ आता है। क्योंकि अगर साइक्लोन आ रहे हैं, रेनफॉल हो रहा है, हर समय विंड का वेलोसिटी, विंड का टेम्परेचर, इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। वो आपको क्रूशियल लिंक देता है किस जगह पे वेदर कैसे होगा। और नॉट ओनली दिस, वो ये भी बताता है कि किसी जगह पे क्लाइमेट कैसा चेंज हुआ है, किस जगह पे क्लाइमेट कैसा चेंज हो सकता है, पास्ट में कैसा था, वेदर कैसा रहेगा फ्यूचर में। ये सारा चीज इसको स्टडी करता है। तो इसके लिए ये जो सैटेलाइट है, इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी काम कर रही है। अभी तक आपने 3 सैटेलाइट ऐसे देख लिए जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी देख रही है। देखो, जब इंडिया के सैटेलाइट होते हैं ना, उसका ना हिंदी मीनिंग होता है या संस्कृत वाला नाम होता है। तो ये एयरलेस है, नाम से लग रहा है कि एटलीस्ट इसने तो नहीं भेजा होगा, किसने, इंडिया के इसरो ने तो भेजा नहीं होगा। तो इससे इसमें बस इतना ही जानना है, ये इसका मीनिंग क्या होता है एयरलेस विंड सैटेलाइट का, इसका पर्पस क्या है, उसको किसने भेजा है, ये 3 चीजें जाननी है। तो वेदर का फोरकास्टिंग के लिए ये चीज यूज हो रहा है। अगला है कार्बन बेस्ड पर्वोस्काइट सोलर सेल। ये कार्बन बेस्ड पर्वोस्काइट सोलर सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना है। क्या है कि सोलर सेल की एफिशिएंसी निर्भर करती है कि वो सोलर सेल किसका है, किस चीज का बना है। हम चाहते हैं कि हमारा जो सोलर सेल है दिन भर धूप में रहे, दिन भर पानी में रहे, और वैसे ही एनर्जी हमको देते रहे। आप जानते हैं कि कोई भी चीज जो बाहर में रहती है, इवन आयरन भी रहे या मेटल रहे, उस पर वियर एंड टीयर हो जाता है। हम चाहते हैं कि सन से जितनी एनर्जी आ रही है उससे मैक्सिमम चीजें को हम एब्जॉर्ब कर लें और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लें। तो फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल मतलब जो फोटो को वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको फोटोवोल्टिक सेल बोल रहे हैं। तो फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं, वो एनर्जी को, सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। फ्यूचर की नीड हमारी यही है, क्योंकि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है। हम लोग ने देख लिया कि थर्मल एनर्जी से कितना क्लाइमेट को नुकसान होता है, न्यूक्लियर एनर्जी से कितना ज्यादा नुकसान होता है। बट ऐसे चीजें जैसे विंड है और सोलर है जो कि हमेशा से रहेंगे, तो उनका यूज करना चाहिए। सोलर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम बहुत टाइप के चीजों का यूज किए, जिसमें रिसेंटली जो सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है, वो नाम है, इसका है पर्वोस्काइट सोलर सेल। पर्वोस्काइट सेलेक्ट सोलर सेल जो है, पर्वोस्काइट जो एक पार्टिकल है, मतलब मैटर है बोलना चाहिए, है ना। वो बहुत सारे एलिमेंट से बना है, बहुत सारे तत्वों से बना है। और वो सब का मिला के हम देखते हैं कि ये थर्ड जनरेशन का सोलर सेल में ये फ्यूचर में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। इस पे बहुत सारे रिसर्च चल रहा है कि अगर हमने इस पे बहुत अच्छे से काम कर लिया, तो इंडिया के आधा भाग जो 23.5 के नीचे आता है, जहाँ पे सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ता है, वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और इसके कारण से अर्थ की एनर्जी की नीड और इंडिया की एनर्जी की नीड फुलफिल हो सकती है। और उसमें भी पर्टिकुलरली कार्बन बेस्ड देखा जाए तो इसमें क्या बेनिफिट है। जैसे कोई भी सोलर सेल में वियर एंड टीयर होता है, जो कि वेदर के लिए, हीट के लिए, मॉइस्चर के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। पर अगर कार्बन बेस्ड वाला जो पर्वोस्काइट सोलर सेल है, जिसको इंडियन साइंटिस्ट ने खोजा है, इस सब को देख के ये समझ आया कि इसमें थर्मल स्टेबिलिटी एंड मॉइस्चर स्टेबिलिटी बहुत हाई लेवल पे है। मतलब ये तापमान का बहुत ज्यादा असर नहीं है और नमी का बहुत ज्यादा इस पे असर नहीं है। मतलब ये लगातार दिन रात बहुत एफिशिएंसी के साथ एनर्जी दे सकता है। क्योंकि इंडिया को, हम न्यूक्लियर पावर हमारे पास है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको कोई न्यूक्लियर एनर्जी के लिए एटम्स देता नहीं है, क्योंकि हमने एनबीटी और सीटीबीटी वगैरह साइन नहीं किया है, एनपीटी साइन नहीं किया है। तो इस कारण से हमको कोई एटॉमिक पार्टिकल्स देता नहीं है जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी बना सके। प्लस हमको कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी नहीं देता। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो थोरियम को यूज करें, यूरेनियम को छोड़ दें। थोरियम हमारे पास बहुत है केरला में, तो उसको हम लोग यूज करें, या तो हम कोई दूसरे पे डिपेंडेंसी रखें। रिसेंटली हम लोगों ने कुडनकुलम का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया रशिया की हेल्प से, जिसके कारण से अमेरिका हमसे बहुत ज्यादा नाराज था और यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज्यादा नाराज थे। तो अभी क्या है कि अब हम रशिया का हेल्प नहीं ले सक रहे हैं। यूएस हेल्प करना नहीं चाहता, क्योंकि भाई यूएस के लॉज में है कि जो एनपीटी साइन नहीं किया है वो उसको हम नहीं देंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। फ्रांस का जो अरीवा का कंपनी है वो देने के लिए रेडी है, पर बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। और फिर हम लोगों ने जापान में फुकुशिमा डिजास्टर देख लिया कि न्यूक्लियर फ्यूचर नहीं है, ये समझ आ गया हमको। ये सब के कारण से हमको ये क्लियर हो गया कि भाई हमको आगे बढ़ना है, हमको न्यूक्लियर पावर पे नहीं जाना है। अब आगे बढ़ने के लिए हमको चाहिए कि हम सोलर एनर्जी पे काम करें। सोलर एनर्जी के लिए हमको चाहिए फोटोवोल्टिक सेल,
जो कि इंडिया में ना मिलके चाइना में मिलते हैं, बाकी अदर कंट्रीज में मिलते हैं, और इंडिया में जो मिलते हैं वो बहुत महंगे हैं। तो हम नहीं चाहते कि भाई कल के अभी पेट्रोलियम के लिए हम अरब कंट्री पे डिपेंडेंट हो हैं, अब फोटोवोल्टिक सेल के लिए चाइना पे डिपेंडेंट हो जाए। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हम अपना फोटोवोल्टिक सेल हो। इसके लिए हम लोग, हमारे इंडियन के साइंटिस्ट ने कार्बन बेस्ड पर्वोस्काइट सोलर सेल ओरिजिनेट किया। तो इसके इसके पीछे ये इंडिजिनियसली डेवलप है, इंडिया ने डेवलप किया है। तो अच्छी बात यह है कि हम इस पर बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। इससे ग्रीन एनर्जी का फुटप्रिंट कम हो सकता है। 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना है हमको, उस पर भी काम हो जाएगा। ये सारे चीजें हैं। तो इसका बेनिफिट जो है, मैंने बताया कि इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा ये है कि ये थर्मली स्टेबल है, कार्बन वाला। बट अगर सिर्फ पर्वोस्काइट होता तो वो टेम्परेचर एंड थर्मल के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, भले एफिशिएंसी ज्यादा है। ये पर्वोस्काइट आपको ना यूरल माउंटेन में मिलता है, जो रशिया और नहीं, यूरोप और एशिया के बीच में जो बाउंड्री के लिए जो माउंटेन बनाता है उसका नाम है यूरल माउंटेन। ये यूरल माउंटेन में आपको ये चीज मिलता है, ठीक है ना। एक प्रकार से ये रशिया का ही पार्ट है, पर्वोस्काइट वाला जो देखा जाए। तो पर्वोस्काइट को अगर हम लोग कार्बन बेस्ड बना दिए तो हमने उसका सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो ये अच्छी बात है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सोलर सेल पे इंडिया बहुत रैपिडली काम कर रहा है। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। प्री एंड मेंस दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 7/10। नॉन है नॉन फंगिबल टोकन्स। नॉन फंगिबल टोकन्स, फंगिबल मतलब क्या है, जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे आपका 10 रुपए का नोट खराब हो गया, वियर एंड टीयर कुछ भी हो गया, बैंक में जाओ चेंज कर लो, है ना। 10 रुपए को 10 रुपए के अगेंस्ट में अपन चेंज कर सकते हैं। अपन दूसरे को 10 रुपए दिया तो वो भी मेरे को 10 रुपए दिया। मेरे पास एक फ्रेश नोट है 10 रुपए का, आपके पास भी फ्रेश नोट है 10 रुपए का, मैं आपको बोलूँ एक्सचेंज करो, आप कर लोगे, क्योंकि दोनों को 10 रुपए का वैल्यू मिल रहा है। बट फंगिबल, नॉन फंगिबल ऐसा होता है कि मेरे पास जो 10 रुपए है आपके 10 रुपए का रिप्लेसमेंट नहीं है, भले दोनों का नाम सेम है, उसको बोला जाता है नॉन फंगिबल, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि ये जो गूगल का जो प्ले स्टोर है वो क्या कर रहा है कि जो गेम वगैरह जो डाउनलोड करते हैं उसमें से, तो क्या है, हम बहुत सारा गूगल में प्ले स्टोर में हमारे आर्टिस्टिक काम करते रहते हैं। हम फोटोज वीडियोस अपलोड करते हैं, हम गेम्स खेलते हैं और गेम्स में बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं। तो व्हाट इफ ये सब के लिए मैं आपको एक करेंसी देने लग जाऊं, एक टोकन देने लग जाऊं। तो गूगल का प्ले स्टोर इसी पे काम कर रहा है। जैसे क्रिप्टो करेंसी होता है वैसी टाइप का, आप गूगल पे जो भी काम करते हो उसके अगेंस्ट में वो आपको क्या देगा, एक क्रिप्टोग्राफिक टोकन देगा जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। आप जानते हो कि क्रिप्टो करेंसी भी है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। फ्यूचर हमारा ब्लॉकचेन का है। फ्यूचर ब्लॉकचेन का ये है क्योंकि ब्लॉकचेन में ना इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होता है, ब्लॉकचेन में ना इंफॉर्मेशन को चेंज किया जा सकता है, ना उसमें कोई किसी भी टाइप का करप्शन या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को आजीवन आमरण लाइफ टाइम रखना है तो उसको ब्लॉकचेन में डाल दो। गवर्नमेंट के सारे इंफॉर्मेशन अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ्यूचर का स्टोरेज मैकेनिज्म होने वाला है, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन किसी एक कंप्यूटर में न रह के डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर में रहते हैं। पूरे अर्थ के जितने कंप्यूटर्स हैं जो कि ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट करते हैं, सब के में इंफॉर्मेशन जाता है। किसी एक का कंप्यूटर खराब भी हो गया तो बाकी के में कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन रहता है। किसी का एक कंप्यूटर करप्ट भी हो गया, जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन भेज रहा है, फिर भी बाकी लोग वेरीफाई करेंगे नहीं ये गलत बता रहा है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो ऐसा टेक्नोलॉजी आया है जिसमें इंफॉर्मेशन इतना डिस्ट्रीब्यूटेड है कि उसमें चेंजेस नहीं हो सकते, है ना, उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। तो वही टोकन पे काम करेगा। जैसे मेरे पास 10 रुपए है, ये ब्लॉकचेन में का के थ्रू मेरे को मिले तो आपके सारे लोगों को पता है कि मेरे पास 10 रुपए हैं, और ये कहाँ से मिले इसका भी सोर्स पता है। तो मेरे 10 रुपए को कोई और अपने 10 रुपए से एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। हाँ, उसका वैल्यू जरूर रहेगा। तो जैसे क्या है, मैंने कोई गेम खेला जिसमें कॉइन्स मिलता है और कॉइन्स को आप कन्वर्ट करना चाहते हो टोकन में, तो वो टोकन नॉन फंगिबल टोकन को आप मिल सकता है, आपको मिल जाएगा। आप उसके उसके अवेज में आप स्पॉटिफाई में जाके उसका पैसा से आप सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो। आप कहीं जाके प्ले स्टोर में जाके ऐसा ऐप डाउनलोड कर सकते हो जो पैसा मांगता है, उसमें पैसे डालो, वही टोकन डालो तो आप खरीद सकते हो। तो क्या है, एक प्रकार से जैसे पेटीएम का जो कैशबैक है जो कि पेटीएम पे यूज होता है, वैसे ही गूगल अपना एक कैशबैक सिस्टम टाइप का ये टोकन करेंसी निकाल रहा है, जिसमें किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, जो कि ब्लॉकचेन पे बना है। तो ये चीज बनाना चाह रहा है, इसको एनएफटी बोलते हैं, नॉन फंगिबल टोकन्स। तो ये एक फ्यूचर है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी एक फ्यूचर है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिजिटल लेजर ऑफ ट्रांजैक्शन है। लेजर मतलब बही खाता, है ना। हम बोलते हैं ना, जैसे ये मेरे कंपनी का बही खाता या लेजर अकाउंट में क्या है, तो आप बोलोगे इतना इनकम इतना ये। तो कई कई बार मुनीम क्या करता है, इसको चेंज कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया।
पर अगर व्हाट इफ अगर मैं डिजिटल लेजर मेंटेन करने लगूं, जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन मेरे कंपनी में होता है, वो जो ट्रांजैक्शन है वो वेल आइडेंटिफाइड होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, उसमें कोई अल्टरेशन नहीं होता, ताकि कभी फ्रॉड का कोई चांसेस ना हो। तो उसके लिए मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करूंगा। अगर सबके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन वो चला जाएगा तो मेरे प्राइवेसी का क्या होगा, ऐसे कोई बोलेगा तो नहीं, क्योंकि वो जिस फॉर्म में जाएगा उसको पता भी नहीं रहेगा उसके कंप्यूटर में वो इंफॉर्मेशन, उसको कभी भी वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा वो, है ना। पर मैं इनक्रिप्ट कर पाऊंगा कि मेरे कंप्यूटर में क्या इंफॉर्मेशन है या मेरा ट्रांजेक्शन क्या हुआ है। तो ये एक डिजिटल लेजर ऑफ ट्रांजेक्शन है। इसका यूज हम और भी चीजों में यूज कर सकते हैं, जैसे क्या है, मेरे अगेंस्ट में क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो मैंने सपोज मैं चोरी के केस में अंदर गया, पर स्टेट पुलिस होती है, मैं चला गया यूपी पुलिस में, यूपी में, और वहां जाके फिर क्राइम किया, उसके पास भी मेरा एक डेटा का रिकॉर्ड हुआ, क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ। मैं चला गया एमपी में, एमपी में गवर्नमेंट जॉब में लग गया। तो प्रॉब्लम ये होता था कि एक पर्सन की एक जगह पे क्राइम करता था तो दूसरी जगह पे उसका कोई डेटाबेस नहीं होता था, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है स्टेट का सब्जेक्ट है। तो क्या हो रहा था, ये एक बड़ा इशू था, तो इसके कारण से सीसीटीएनएस नेटवर्क आया, खासकर 26/11 का जो ये 26/11 का जो ये हुआ, क्या बोलते हैं, अटैक हुआ, उसके बाद से हम लोग ने सारे स्टेट पुलिस के जो डेटाबेस है उसको मर्जर का काम किया। बट इसके बाद क्या हुआ कि अब क्या है, हम चाहते हैं किसी एक पर्सन जिसका आधार कार्ड से उसका आइडेंटिटी पता चलता है, उसके एजुकेशन का रिकॉर्ड, उसके आधार कार्ड का रिकॉर्ड, उसके जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जो भी है सारा इंफॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट के पास ब्लॉकचेन में रहेगा तो उसमें कोई अल्टरेशन नहीं हो पाएगा। अगर वो क्रिमिनल उसके में रिकॉर्ड है तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकेगा। तो गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है, ई गवर्नेंस में इसी पे चीज पे काम चल रहा है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हम लोग लैंड का भी रिकॉर्ड जो है मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। तो ये फ्यूचर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपको श्योरली क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस एंड टेक में ये आता ही है क्वेश्चन। तो फिर अभी फिलहाल गूगल इस पे काम कर रहा है, पर एज सच ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला आता है बार्ड चैटबॉट। अब अभी अभी सुने होंगे कि चैट जीपीटी जो आप यूज करते हो, चैट जीपीटी बहुत ज्यादा लोग आजकल यूज करने लगे हैं, है ना, बहुत सारे इंफॉर्मेशन के लिए। और जैसे ही चैट जीपीटी पॉपुलर हुआ, जो कि ओपन एआई का कंपनी का एक पार्ट था, तो इसके बाद सारे कंपनीज अलर्ट हो गए, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, ये सब लोग बोले कि मैं भी अपना चैट बॉट लॉन्च करूंगा, या मैं भी अपना बोलना चाहिए कि चैट जीपीटी जैसा मैं कुछ लॉन्च करूंगा। तो वैसा ही चैट जीपीटी है गूगल का, जिसका नाम है बार्ड, है ना। तो गूगल का जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है अल्फाबेट, आप जानते होंगे गूगल का पेरेंट कंपनी अल्फाबेट। तो अल्फाबेट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक चैट बॉट स्टार्ट किया जिसका नाम है बार्ड, जो कि यूरोप एंड ब्राजील इसमें उसने इम्प्लीमेंट करवाया। बट वैसे ही जैसे चैट जीपीटी आंसर करता है, आप उससे कुछ पूछोगे तो वो आपको आंसर करता जाता है। इस तरीके से वो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब जैसे जैसे आप पूछते जाओगे वैसे वैसे आपको वो जैसे चैट करते हो वैसे टाइप का वो बताते जाएगा। इसको देख के एलन मस्क जो है, जो आप जानते हो टेस्ला का है जो हेड है, इसने भी अपना एक एक्स एआई लॉन्च किया। वो एक्स नाम से बहुत ज्यादा लॉन्च करता है, तो एक्स एआई उसने उसको चैलेंज करने के लिए अनाउंस किया। माइक्रोसॉफ्ट ने भी 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, और ओपन एआई को क्या बोलना चाहिए, चैलेंज करने के लिए ये जो बिंग उसका जो ब्राउजर है उसमें एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज डालना चाह रहा है, ताकि वो कुछ भी सर्च करे तो बिंग आप जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट में जैसे बिंग में रिसर्च होता है, जबकि बाकी क्रोम में जाओगे तो गूगल में सर्च करता है वो। तो इस तरीके से वो भी अपना एक चैट बॉट या चैट जीपीटी जैसा लॉन्च किया जिसका नाम है लामा, लामा, है ना, LLAMA, जिसपे अभी फेसबुक बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये अब जो अगला दौर है ना यार, एआई का दौर है। हाँ, ये जो टाइम है, अगर हम कंप्यूटर के लिए भी अभी भी अवेयर नहीं है तो सोचो कि आप एआई और ये सब चीज के लिए कैसे अवेयर हो गए। इसलिए यू शुड बी अपग्रेडेड इनफ, अदरवाइज यू विल बी आउटडेटेड। ठीक है ना। तो ये एआई पे काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है, और आप अभी एआई का सारा चीज यूज करने वाले हो रिसेंटली। तो बार्ड चैटबॉट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट है, जो कि जिसका गूगल पेरेंट है। इसके फीचर ये हैं कि ये करीब 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं और ब्राजील है, यहाँ पे 40 अलग अलग लैंग्वेज में इंक्लूडिंग हिंदी, इसमें अभी इंफॉर्मेशन दे सकता है, आंसर कर सकता है। आप उसको जैसा पूछो, जिस स्टाइल में पूछो, जिस टोन में पूछो, वो आपको वैसे रिस्पॉन्स कर सकता है। एक और एआई होता है जिसका नाम है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई एआई जो है एक टाइप है एआई का, जो कि नॉट ओनली डेटा पे काम करता है, जैसे ये चैट जीपीटी है टेक्स्ट पे काम करता है, इमेजेस वगैरह पे काम नहीं कर रहा है। पर अगर ये जो जनरेटिव एआई होता है, ये इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, 3D मॉडल्स, ये सारे चीज को डाल दोगे। जैसे क्या है, आपका फोटो, कहीं पुराना फोटो है मम्मी पापा का या दादा दादी का जो इधर से फट गया,
है ना, उसको डाल दो, वो उसको रिक्रिएट कर देगा उसके कंटूर्स को फाइंड आउट करके। तो ये सारी चीजें जो है ये आपके एआई में आ गई हैं, है ना। तो ये सर हाईली रियल। हाँ बताओ। सर चैट जीपीटी का 3.5 तक ही सिर्फ टेक्स्ट पे काम करता है, लेकिन चैट जीपीटी 4 जो उन्होंने नया लॉन्च किया था विथ ऑन ब्लॉकचेन विथ बेस्ड विथ इंटरनेट कनेक्शन, वो सब पे काम करता है। वीडियो, वीडियो इमेज ऑडियो सब पे। एज वेल एज, हाँ हाँ एक्सेप्ट हाँ। ऑडियो, वो सब पे काम करता है। गुड। वो शायद सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे होगा, वो ओपन नहीं होगा अभी यस फिलहाल। सर, यस सर, वो हाँ, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे। 50 टू तो जैसे 90 क्या, डॉलर्स पर वीक, पर मंथ। हाँ, तो जैसे क्या है, चैट जीपीटी अभी जो है वो फ्री है सिर्फ टेक्स्ट के लिए, है ना, बट जो इमेजेस हैं, ऑडियो एंड वीडियो है, उसके लिए सब्सक्रिप्शन वाला लाया है। पर गूगल ये सारा चीज जो करने वाला है वो फ्री में करने वाला है ना। गूगल को पता है वो पहले मार्केट खाएगा और उसके बाद फ्री में देके धीरे से चार्ज कर देगा, जैसे यूट्यूब के साथ हुआ और बाकी चीजों के साथ हुआ। सबका यही पर्पस होता है, जियो जैसे है इन लोग बड़े मार्केट वाले हैं। चैट जीपीटी तो फिर भी छोटा है। खैर अभी इन्वेस्टमेंट इतना हुआ है चैट जीपीटी में कि वो हो सकता है कॉम्पीट कर ले। तो अच्छी बात है, अपने पास नए नए मॉडल्स आएंगे, नए नए ओपन एआई आएंगे, तो हम लोग उस पर बहुत सारे काम कर पाएंगे। तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे कि हम लोग एक तो कंप्यूटर आने के बाद से या कैलकुलेटर आने के बाद से हम लोग काउंटिंग की जैसे भूल गए, वैसे थॉट करना भी भूल जाएंगे कि सारा चीज उसी को पूछते रहेंगे हम लोग। ये उसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो पर ठीक है, चलो, कुछ एडवांटेज होंगे कुछ डिसएडवांटेज होंगे, ठीक है ना। तो जनरेटिव एआई में ये है कि वो जैसे आपका ह्यूमन क्रिएटिविटी जैसा होता है वो एग्जैक्टली वैसा ही रेप्लिका होता है। हम जैसा सोच पाते हैं, हम जैसे इमेजेस डायग्राम्स बना पाते हैं, हम जिस टाइप का क्रिएटिव थॉट ले पाते हैं, इसके वैसा ही ये जनरेटिव एआई काम करेगा। इसलिए तो हॉलीवुड के जो राइटर्स हैं ना, जिन्होंने अवतार वगैरह का सिक्वल लिखा है, अवतार लिखा है, इवन मार्वल के जो स्टोरीज लिखते हैं, ये लोग ना बहुत दिन तक स्ट्राइक कर रहे थे, है ना, क्योंकि एआई के आने से ना इनका सबका जॉब लॉस हो जाएगा। जितने राइटर्स हैं, जितने पोएट्स हैं, क्योंकि ये सारा बना के दे देगा। आप 2 लाइन लिखो शायरी का, 2-4 लाइन और वो जोड़ देता है ना। और स्पेसिफिक आपको, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड के नाम पे आपको शायरी बनाना है, लिख दो उसमें, वो सारा शायरी आपके नाम पे बना देगा, आप बताओ कि मैंने बनाया करके। सो मतलब क्रिएटिविटी खत्म, मतलब समझ लो ना। तो आप सोचो कि ना किसी स्टोरी को मैंने यहाँ तक लिखा, मैं बोलूँ कि इसको क्लाइमेक्स बना दो करके, तो वो बना देगा। ये क्लाइमेक्स पसंद नहीं आया, दूसरा बना देगा। तो भाई क्रिएटिविटी कहाँ गई, है ना। तो इस टाइप का जनरेटिव एआई इस टाइप का काम करने लगेगा, ठीक है ना। तो ये है, तो ये फ्यूचर है। वी शुड बी नोइंग, चैट जीपीटी से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको मैच मेकिंग में पूछा जाएगा कि लामा किसका है, बार्ड किसका है, मैच मेकिंग कर लो, तो आप इस तरीके से डाल सकते हो, ठीक है। थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाएगा क्या? अच्छा, ये खत्म ही हो गया, बस 2 चीज और है। फिर है मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, जिसका नाम है मोदी, है ना। मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। इसका काम क्या है पता है क्या है? जैसे ओशन में अगर कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहाँ, या तो वहाँ के एनिमल्स या प्लांट्स चेंज हो रहे हैं, तो उसके कलर में चेंजेस हो जाते हैं। तो ओशन को तो हम नॉर्मली ब्लू दिखते हैं, और हमारा जो ह्यूमन आई होता है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये ब्लू से ग्रीन हो रहा है कि ग्रीन से येलो ब्लू हो रहा है। मतलब उतना फाइन चेंजेस नहीं समझ पाता, अपन ज्यादा शेड को नहीं समझ पाते हैं। पर जो कंप्यूटर है या जो ये मोदी है ना, ये आइडेंटिफाई कर लेगा, ये जो इसका जो सैटेलाइट है ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि ओशन का कलर में चेंजेस हो रहे हैं। कलर में चेंजेस मतलब उसके फाइटोप्लैंक्टन्स चेंज हो रहे हैं, या तो उसके जो एल्गीज हैं उसका प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, या टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो इसको इसने ऑब्जर्व किया, और इसने ऑब्जर्व किया कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज के कारण से ओशन का जो कलर है वो ब्लू से धीरे से ग्रीनिश हो रहा है। इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया इसने। तो अर्ली चेंजेस जान जाने से क्या है, हम उस पर काम कर पाएंगे। तो इसमें जानने का बस इतना ही है, जो कि मॉडरेट रिजोल्यूशन के बारे में इतना ही जानना है, जो कि वेवलेंथ को आइडेंटिफाई कर पाता है। लास्ट है जो कि है लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट। तो एज सच क्या है कि जैसे चाइना अभी बहुत तेजी से काम कर रहा है किस पे, चाइना स्पेस स्टेशन बनाया है, तियोंगोंग स्पेस स्टेशन। अभी तक जो स्पेस स्टेशन चल रहा था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, इसमें 3-4 कंट्रीज, 4 नहीं 5 कंट्रीज मिलकर काम की थी। पर चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन बना लिया है जिसका नाम है तियोंगोंग। वो मॉड्यूल पे काम करता है, ये मॉड्यूल वो मॉड्यूल ये मॉड्यूल इस तरीके से काम करता है। तो वो क्या करता है कि तियोंगोंग स्पेस स्टेशन जो कि अभी 2028 तक चलने वाला है ना, उस पे वो ना ऐड करता जा रहा है, ताकि नए नए ह्यूमन उसमें, नए नए ह्यूमन नहीं मतलब ह्यूमन को वहां पे, या एस्टेरॉइड्स वहां पे, एस्ट्रोनॉट्स जो है वहां पे रह सके। तो इसने जो अभी स्पेस स्टेशन बनाया है इसमें से 2 से 3 एस्ट्रोनॉट वहां पे रह सकते हैं,
ठीक है ना, अभी इतने साइज का बनाया है, ये अपने अकेले के एफर्ट से बनाया है चाइना ने। अब वैसे ही क्या कर रहा है चाइना का अगला प्लान ये है कि मून में आदमी को उतारना, ह्यूमन को उतारना, और उसके लिए जो इंजन का टेस्टिंग किया उसका नाम है लॉन्ग मार्च 10। तो इसके थ्रू क्या है, लॉन्ग मार्च 10 में जो एक मेन इंजन होगा उसका टेस्टिंग इसने कर लिया, और यही इंजन आपका स्पेस क्राफ्ट में या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूज होने वाला है। ये ऐसा इंजन होगा जो कि ले जाएगा और वापस भी लाएगा, क्योंकि कहीं पे भी ह्यूमन है तो सिर्फ भेजेगा तो थोड़ी ना, उसको वापस भी लाने का है। इसलिए इस टाइप का जो चीजें हैं इसमें टेक्नोलॉजी ज्यादा लगती है, क्योंकि इसको वापस भी लाना है। तो आपको इतना एनर्जी चाहिए कि पहले तो ले जाएं, फिर वेट को ऑफलोड करें, और उसके बाद फिर से रिमेनिंग के लिए उनको वापस लेके जाएं। तो ये जो मिशन है इस पे काम चल रहा है। आपको ये याद रखना है, तियांगोंग एक स्पेस स्टेशन है जिसका लिटरल मीनिंग होता है हेवनली प्लेस, जो कि चाइना का नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसके नाम पे है ना। और इंडिया ने भी अनाउंस कर लिया है कि इंडिया अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। तो इंडिया भी अभी इस पे काम करना चालू कर दिया है। चाइना जहां पे भी काम करता है मॉड्यूल बाय मॉड्यूल काम करता है, तो चाइना में जैसे ही वो एक मॉड्यूल को वो छोड़ देगा, इसके बाद अगला जो ह्यूमन का क्राफ्ट आएगा वो एक और मॉड्यूल उसमें अटैच कर देगा। इस तरीके से वहां पे एक बस्ती बनने लगेगी, है ना, सेटलमेंट होने लगा है। इसी पे ये काम कर रहा है चाइना। ठीक है, तो ये खत्म होता है साइंस एंड टेक के टॉपिक्स। तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो सितंबर के करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट पे इस पे बात करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। नो सर। ठीक है, चलो फिर, चलो बाय, गुड नाइट, गुड नाइट नहीं सॉरी, बाय।